गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, बराबर है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों ने दो लॉज पढ़े थे। कौन कौन से लॉज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हाँ है ना। चलिए तो एक बार फटाफट इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या था दोनों के दोनों लॉज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहुत ही सिंपल सा लॉ था, और उसमें क्या था कि तुम्हारे पास कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें हमारे पास मास को हम ना तो मतलब मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब क्या था कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना मास है उतना का उतना रहेगा, हाँ है ना। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता, हाँ है ना, क्योंकि वहां पर कुछ मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई कंपाउंड है उसको जो है बनाने का कोई भी तरीका हो, क्या कोई कंपाउंड है उसको बनाने का चाहे कोई भी तरीका हो, उसको उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, हाँ है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बात कर लेते हैं एग्जांपल से, हमने पहले भी डिस्कस किया है कार्बन डाइऑक्साइड। तुम चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन प्लस O2 से प्रोड्यूस करो, क्या कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों को आपस में मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, हाँ है ना। एक तुम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को अगर हीट करोगे तब भी क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम सिंथेसिस कर रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। यहां पर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिल करके कर रहे हैं, तो यहां पर इस CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो है वो कितना है, कार्बन 12 ग्राम तो ऑक्सीजन 32, 12:32। जबकि CaCO3 से जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखोगे तो वो कितना है, फिर से 12:32। तो ये तुम्हारे पास देखो दोनों जगह क्या है, सेम है। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये दो लॉज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझने की कोशिश करना, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे देखिए बेटा, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक बार तुम्हारे पास कंपाउंड बना सकते हैं H2O वाटर, बराबर है कि नहीं। क्या बोला मैंने, H2 प्लस हाफ O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O, बराबर है। एक बार ऐसा हो सकता है कि H2 और O2 मिलकर के आपस में एक दूसरे के साथ दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं H2O2, एक बार वाटर और एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां पर दो एलिमेंट्स मिलकर के अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो H2O बना, क्या जो H2O बना उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर मैं H2O में देखूं तो कितना होगा बेटा, 2:2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, बराबर है कि नहीं। अगर मैं H2O2 के अंदर बात करूं तो H2O2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास के रेशियो की बात करूं तो हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, बराबर है कि नहीं। तो क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखना डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। क्या कि तुम्हारे पास जब दो एलिमेंट्स मिलकर के, क्या जब दो एलिमेंट्स मिलकर के अगर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अगर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं
तो उसमें अगर हम किसी एक एलिमेंट का अगर मास फिक्स कर दें, जैसे देखो यहां पर हाइड्रोजन का मास H2O में भी कितना है 2 ग्राम और H2O2 में भी कितना है 2 ग्राम, बराबर है कि नहीं। तो दूसरा जो एलिमेंट है उसका मास का रेशियो, तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन का मास का रेशियो इन H2O इज टू ऑक्सीजन का मास का रेशियो इन H2O2, वो कितना होगा। H2O में ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और H2O2 में ऑक्सीजन का मास कितना है 32, ये रेशियो कितना है 1:2। तो ये तुम्हारे पास सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। समझ में आएगा नहीं। तो देखो क्या है, फिर से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसलिए एक बार फिर से सुन लो। क्या बोला कि अगर दो एलिमेंट्स मिलकर के अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उसमें जो तुम्हारे पास अगर हम किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें, क्या ये तुम्हारे पास यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन का मास यहां पर भी 2 ग्राम और यहां पर भी 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट है जिस मास के अंदर कंबाइन करेगा उसके साथ उनका रेशियो सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। समझ में आएगी। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे देखिए एक और एग्जांपल, जैसे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन N2 प्लस O2 हाफ O2 मिलकर के मान लेते हैं एक बार बना रहे हैं N2O। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बार N2O। मान लेते हैं एक बार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बना रहे हैं क्या NO2, ठीक है। मान लेते हैं एक बार और N2 प्लस 5/2O2 मिल करके बना रहे हैं N2O5। एक बार और मान लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बना रहे हैं N2O3। तो क्या हो रहा है यहां पर, दो एलिमेंट्स, क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक इन्हीं दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, इन दोनों के अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब यहां पर N2O की अगर बात करें, क्या करोगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए पहले इन दोनों एलिमेंट्स की बात करते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो बेटा ध्यान से देखना, N2O के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में किस मास रेशियो में कंबाइन किए। नाइट्रोजन दो है, एक नाइट्रोजन का एक मोल के रेस्पेक्ट में चेक करना, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना 14 ग्राम, तो दो नाइट्रोजन है तो कितना मास 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन किया होगा और ऑक्सीजन कितने ग्राम 16 ग्राम, बराबर है कि नहीं। अगर मैं बात करूं NO2 का, NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो वो कितना है, नाइट्रोजन का कितना 14 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम। पहले इन दोनों से समझने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, दो एलिमेंट्स मिलकर के अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया, क्या कि अगर किसी एक एलिमेंट का मास सेम कर दें, लेकिन यहां पर कोई भी किसी भी एक एलिमेंट का मास सेम है क्या, नाइट्रोजन का मास को पहले सेम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी बोलेगा सर ऑक्सीजन का मास करके देखो, ऑक्सीजन का भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन का मास देखते हैं। नाइट्रोजन का मास यहां पर कितना 28 ग्राम कंबाइन हो रहा है, यहां पर 14 ग्राम। तो अगर 28 ग्राम के साथ कंबाइन होना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 28/64। देखो नाइट्रोजन का मास दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया, हुआ कि नहीं। तो अब मैं अगर ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखूं, ऑक्सीजन इन N2O अपॉन ऑक्सीजन का मास इन NO2, उन दोनों का रेशियो कितना आएगा बेटा, यहां पर पहले N2O है, N2O के अंदर ऑक्सीजन का मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय NO2 के अंदर ऑक्सीजन का मास अभी सेम करने के बाद कितना है 64, तो ये कितना है 1:4, सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। समझ में आएगा नहीं, बोलो। कोई बोलेगा सर आपने N2O को पहले लिया NO2 को पहले क्यों नहीं लिया, उल्टा भी कर सकते हो 1:4 लिखूं या 4:1 लिखूं।
मतलब उस चीज से नहीं है, मतलब यह है कि जो ये रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बेसिकली यहां पर दोनों जो लॉज हैं उनमें कंफ्यूजन होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और इसमें डिफरेंस क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर एक कंपाउंड बन रहा था अलग अलग सोर्सेज से, बराबर है कि नहीं? क्या एक ही कंपाउंड बन रहा था अलग अलग सोर्सेज के थ्रू। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है? सेम एलिमेंट से अलग अलग टाइप के मल्टीपल कंपाउंड्स बन रहे हैं। बस इससे तुम ध्यान में रख सकते हो। समझ में आएगा नहीं? तो हम अगर इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो लॉ क्या लिखेंगे? देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स when two elements are combined to form two or more compounds, जब दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, आगे लिखो फिर द डिफरेंट masses of one element which combines with fixed mass of first element are in simple ratio of whole numbers, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास इसका डेफिनेशन हो गया। तो देख लो, समझ सकते हो कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, वही डेफिनेशन मैंने लिखवाया पहले। अगर पहले डेफिनेशन लिखते तो ये समझ में नहीं आता। देखना अभी, तो क्या है डेफिनेशन? व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का जो अलग अलग मास कंबाइन कर रहा है विथ फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करने के बाद जो दूसरे एलिमेंट का मास, जो तुम्हारे पास अलग अलग मास है जो कंबाइन कर रहे हैं, उनका जो रेशियो है वो क्या है? आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर्स। समझ में आएगी नहीं? एक काम करो, इसको फटाफट नोट करो, पहले डेफिनेशन नोट करो, फिर उसके बाद ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स नोट कर लो। फटाफट इसको नोट करो। नोट हो गया? चलिए देखिए, अब हो सकता है किसी बच्चों को यह डाउट आए कि सर आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स किया, किसी और का मास फिक्स क्यों नहीं किया? चलिए देखिए, जैसे यहां पर मैंने हाइड्रोजन का मास फिक्स किया, यहां पर मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स किया, किसी दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स करके देखते हैं, करें क्या? चलिए करके देखते हैं। चलिए देखिए, किधर से रब करूं, एक काम करते हैं ऊपर लिखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं H2O में देखूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो यहां पर पहले कितना था? 2:16, हाँ है ना? H2O2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का अगर रेशियो देखूं
तो वो बेटा कितना था 2:32, बराबर है कि नहीं। पहले क्या किया था हमने, हाइड्रोजन का मास दोनों जगह पे सेम किया, फिर ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, ऑक्सीजन का मास दोनों जगह पे सेम कर देते हैं और हाइड्रोजन के मास का रेशियो देखते हैं। अगर वो भी सिंपल होल नंबर का रेशियो आया तो मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ है ना। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन का मास दोनों जगह सेम है क्या, नहीं, यहां पर 16 है, यहां पे 32, तो दोनों जगह सेम करो, या तो दोनों जगह 32 कर दो या 16 कर दो। तो एक काम करते हैं, मैं 16 करने के लिए क्या करूंगा, सिंपल यहां पे 2 से डिवाइड कर दो तो 1:16, हाँ है ना। तो अभी यहां पर मेरे पास देखो दोनों के केस में ऑक्सीजन का मास सेम हो गया, ऑक्सीजन का मास क्या हो गया, सेम हो गया। तो हाइड्रोजन का मास का रेशियो, हाइड्रोजन इन H2O अपॉन हाइड्रोजन इन H2O2, वो किस रेशियो में है, 2:1, 2/1। तुम्हारे पास ये 2:1 है, सिंपल होल नंबर का रेशियो है। कोई बोलेगा सर उल्टा करके देखिए, हाइड्रोजन इन H2O2 या अपॉन हाइड्रोजन इन H2O, तो वो कितना आ जाएगा 1:2। तो ये 2:1, 1:2, हमको उस चीज से मतलब नहीं है, हमको मतलब किस चीज से है कि ये रेशियो सिंपल होल नंबर्स का आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हर जगह सिंपल होल नंबर का रेशियो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए इसी को आगे एक काम करते हैं, यहां पर इन दोनों में और देखते हैं, इधर से मिटा दूं, इन दोनों का एक काम करना, तुम लोग करके देखना, ठीक है। N2O5 और N2O3 का, इन दोनों का तुम लोग करना, मैं दूसरा करता हूं कोई और। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मान लेते हैं, एक बार हमारे पास ये बना रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, हाँ है ना। और एक बार हो सकता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करते हैं, हाँ है ना। क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बना सकते हैं। तो तुम्हारे पास सेम दो एलिमेंट्स मिलकर के अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। अगर मैं पहले देखूं CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, तो CO2 के अंदर कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम, 12:32, किसका रेशियो, कार्बन और ऑक्सीजन का इन CO2। अगर मैं बेटा CO के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखूं तो वो कितना आएगा 12:16, बराबर है। ये मैंने क्या किया, दोनों जो जो उसके अंदर एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स, उन दोनों एलिमेंट्स के मास का रेशियो मैंने निकाल लिया, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर किसी एक एलिमेंट का मास सेम करना है दोनों जगह। जैसे देखो यहां पर सौभाग्यपूर्ण तुम्हारे पास कार्बन का मास दोनों जगह पे क्या है, सेम है, 12 और 12, हाँ है ना। तो मेरे पास अगर कार्बन का मास दोनों जगह सेम है तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो इन CO2 अपॉन ऑक्सीजन का मास का रेशियो इन कार्बन मोनोऑक्साइड वो कितना आएगा 32:16, मतलब 2:1, सिंपल होल नंबर का रेशियो। कोई बोलेगा सर आपने कार्बन का मास दोनों जगह सेम किया, ऑक्सीजन का मास सेम करो। तो अगर मैं देखूं, एक काम करते हैं, अब ऑक्सीजन का मास सेम करते हैं, यहां पर 32 है, यहां पर 16 है। देखो पहले वाली जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 12:32, और दूसरी जगह पे क्या लिखूंगा, CO के केस में अगर ऑक्सीजन का मास सेम करते हैं दोनों जगह पे तो कितना होगा 24:32, बराबर है कि नहीं। तो देखो अगर ऑक्सीजन का मास दोनों जगह सेम हो गया तो कार्बन के मास का रेशियो दोनों जगह से वो कितना आएगा, कार्बन इन CO2 डिवाइडेड बाय कार्बन इन CO,
वो कितना आ जाएगा बेटा 12:24, मतलब 1:2, सिंपल होल नंबर का रेशियो। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी तक जो लॉज थे इनके बारे में तुम लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ा था, लेकिन अब जो ये तुम्हारे पास लॉ है इसके बारे में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझना, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है हमारे पास कार्बन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन, और एक हमारे पास तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं CO2। क्या बना रहे हैं? CO2। और कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं CH4। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो कंपाउंड बना रहे हैं वो है H2O। ठीक है, क्या किया यहां पे? सबसे पहले तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर हमें को तीन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या यहां पर हमको तीन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी तीन एलिमेंट्स की बात होगी तो समझ जाना कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो तुम आंख बंद करके ये लगा सकते हो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वहां पर फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर कभी पूछे कौन सा लॉ तुम्हारा एप्लीकेबल है, तो जहां पे तीन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएं वहां पर सबसे पहले ट्राई हमको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ही करना है। क्या होता है उसमें ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं CO2। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं क्या? CH4। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं क्या? H2O। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है ऐसे हमेशा इसको टेबल के फॉर्म में लिखना, और ऊपर वाले एलिमेंट का मास उसको एक बार सर्किल कर देना। ठीक है, अब मैं CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखूं तो बेटा वो कितना आएगा? 12:32। कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो CO2 के अंदर कितना? 12:32। CH4 के अंदर हाइड्रोजन, इधर में जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और कार्बन के मास का रेशियो कितना है बेटा? 4:12। क्योंकि CH4 का मास, एक मोल का मास कितना होता है? 16 ग्राम, जिसमें 4 ग्राम कौन है? हाइड्रोजन, और 12 ग्राम कौन है? कार्बन। तो यहां पर CH4 के एक मोल में हाइड्रोजन और कार्बन के मास का रेशियो वो कितना आ गया? 4:12। अगर मैं H2O के अंदर बात करूं तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो वो कितना है? 2:16। तो सबसे पहले तो क्या किया मैंने, तुम्हारे पास जो जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या करना है, जो तुम्हारे पास ये तीसरा एलिमेंट जो तुमने ट्रायंगल बनाया उसमें जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा है? कार्बन के साथ भी कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्बन के साथ भी कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर रहा है। तो इसका मास सेम कर दो। क्या करोगे? क्या? हाइड्रोजन का मास सेम करो। तो हाइड्रोजन इधर में क्या कर रहा है? 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन के साथ मिक्स कर रहा है, और इधर में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास दोनों का मास सेम करने के लिए काम करते हैं, क्या करेंगे? 4:32। हाइड्रोजन जब इसके साथ कंबाइन कर रहा है वो भी फिक्स मास 4 ग्राम, और इधर से भी 4। तब तुम्हारे पास जब हाइड्रोजन जो तुम्हारे पास है जब इन दोनों के साथ कंबाइन कर रहा है, जब उनका मास सेम कर दिया तुमने, उस वक्त
कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखो। अब यहां से मैं कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखूं तो वो कितना आएगा बेटा, 12:32। क्या 12:32। और तो यहां पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो, ये रेशियो डिवाइडेड बाय, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन किए तब उनका जो रेशियो है, समझे कि नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कब, इन कार्बन इन CH4 और ऑक्सीजन इन H2O, उनका रेशियो पहले मैंने लिया, डिवाइडेड बाय कार्बन और ऑक्सीजन जब CO2 बना रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, उस वक्त का रेशियो वो कितना है, 12:32, डिवाइडेड बाय यहां पर भी 12:32। तो ये सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा, 1:1 है, ये भी होल नंबर का रेशियो है, समझे कि नहीं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लॉ है ये, फिर से समझना एक बार में, किसी को नहीं समझ में आएगा, मेरे को पूरा विश्वास है। क्या है देखना, मैंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिए। सबसे पहले क्या किए, 3 एलिमेंट्स लिए, उन तीनों एलिमेंट्स को मैंने सबसे पहले लिख दिया, फिर ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना, फिर मैंने जो ऊपर में एलिमेंट लिखा है उसको मैंने क्या किया, ऐसे गोला बनाया, ठीक है। वो उन दोनों को, उस ऊपर वाले एलिमेंट को मैंने इन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना दिया, ठीक है। और इन दोनों को आपस में भी कंबाइन करके मैंने एक कंपाउंड बनवा दिया। जब यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन किए तो वो मैंने देखा CH4 बन रहा है। तो यहां पर इस CH4 में मैंने इन दोनों एलिमेंट्स, जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इन दोनों एलिमेंट्स के मास का रेशियो ले लिया, ठीक है। और वो कितना आया, 4:12। फिर जब मैंने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके मास का रेशियो मैंने देखा 2:16, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ भी कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर रहा है। इस हाइड्रोजन का अगर सेम मास कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, तो यहां पर तो सेम मास कंबाइन नहीं कर रहा था अभी तक, यहां पे 4 ग्राम इधर में कंबाइन कर रहा था, 2 ग्राम इधर में कंबाइन किया। तो सेम मास कंबाइन करने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 से, मैंने इधर वाले साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो कितना हो गया, 4:32। अब हाइड्रोजन का मास इधर में और इधर में दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इन दोनों कंपाउंड्स में जो कार्बन और जो ऑक्सीजन है उनके मास का रेशियो निकाला, वो कितना आया, 12:32, ठीक है। ये रेशियो मैंने निकाल लिया जब हाइड्रोजन का मास दोनों जगह पे सेम हो गया, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर से कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, ठीक है। फिर जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तब उनका मास का रेशियो वो कितना है, 12:32। फिर ये रेशियो जो हमने पहले निकाला और यहां पर जब आपस में कंबाइन किया तब उनका रेशियो, उन दोनों का रेशियो, उन रेशियो का रेशियो लो, वो तुम्हारा सिंपल होल नंबर का रेशियो आना चाहिए, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो सबसे का पहले एक काम करो, इसका डेफिनेशन लिख लो, लिखो, व्हेन टू डिफरेंट elements when two different elements combine with the same mass of third element, the ratio in which they do so
ratio in which they do so will be same or simple multiple if both directly combine with each other। तो ये था इसका डेफिनेशन, काफी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दो एलिमेंट देखो यहां पर, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, द रेशियो इन विच दे डू सो, जिस रेशियो में वो आपस में एक दूसरे के साथ उसमें फिक्स्ड मास के साथ जब कंबाइन कर रहे हैं तो जिस रेशियो में वो कर रहे हैं उनका रेशियो वो या तो सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीपल, या फिर वो सिंपल मल्टीपल होगा किसका, जब आपस में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब ये जो रेशियो है वो सिंपल होल इंटीजर का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कोई बोलेगा सर, अब देखो डाउट कैसे आता है, कोई बोलेगा सर आपने हाइड्रोजन अपनी इच्छा से लिया ऊपर में फिक्स कर दिया, क्या किसी को ये डाउट आएगा कि सर आपने हाइड्रोजन अपनी इच्छा से ऊपर में फिक्स कर दिया, हमको हाइड्रोजन का मास फिक्स नहीं करना, हमको कार्बन का मास फिक्स करना है? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना, एक काम करो फटाफट पहले डेफिनेशन लिखो, उसका दूसरे से तरीके से भी समझते हैं। फटाफट डेफिनेशन लिखो। लिख लिया? चलिए देखिए, क्या किया यहां पर मैंने हाइड्रोजन का मास दोनों जगह सेम किया। अब एक काम करते हैं, किसी और दूसरे एलिमेंट का करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन का करता हूं, तो मैंने फिर से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखूंगा। ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? CH4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? H2O। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2। तो जो ऊपर में एलिमेंट लिखोगे, देखो याद करने के लिए तुम्हारे पास सिंपल वे में रखने, ध्यान में रखने के लिए क्या, कि जो तुम ट्रायंगल बनाओगे उसमें ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसका मास फिक्स कर देना। समझ में आएगा नहीं? तो देखो यहां पर CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो देखूं तो कार्बन और हाइड्रोजन मास आपस में किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 12:4। किस रेशियो में? 12:4। कार्बन और CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 12:32 बराबर है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो H2O में वो किस रेशियो में है? 2:16। ठीक है, अब मैंने क्या किया था थोड़ी देर पहले भी, ये वाला जो एलिमेंट है इसका मास दोनों जगह पे इधर में और इधर में सेम कर रहे हैं। यहां पर इधर में कार्बन का मास कितना है? 12, इधर में भी 12, दोनों जगह सेम है क्या? बिल्कुल है। तो क्या करोगे, तो उस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, यहां से इन दोनों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, वो यहां से हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 32। ठीक है, और यहां पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास का रेशियो है, फिर इन दोनों का रेशियो लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो किसमें, कहां से, मतलब हाइड्रोजन फ्रॉम CH4 और यहां से ऑक्सीजन फ्रॉम ये CO2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास का रेशियो इन
H2O, ये जो रेशियो है, रेशियो का भी रेशियो लिया हमने कितना 4:32 डिवाइडेड बाय 2:16। तो देखो कितना आएगा ये आएगा सिंपल, मतलब 4/32 और 16 ऊपर में गया, नीचे में 2, तो देखो 2 2 जा 4, ये सिंपल 1:1। पहले भी सेम था क्या? 1:1, अभी भी सेम आया कि नहीं? किसी एक एलिमेंट का मास हमने क्या किया? सेम कर दिया। ठीक है, कोई बोलेगा ऑक्सीजन का करके दिखाओ, बिल्कुल ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इधर वाला मिटा देता हूं, आई होप इधर वाला लिख लिया होगा। देखना, अगर ऑक्सीजन का सेम करते हैं तो ये ऑक्सीजन को ऊपर में लिखेंगे, ये हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन, उनसे मैंने बना दिया CH4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मैंने बना दिया H2O, और कार्बन ऑक्सीजन से मैंने बना दिया CO2। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो वो कितना है? 16:2। पहले मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखना चाहिए, जैसे तुम्हारा इच्छा हो। ठीक है, यहां पर CO2 में ऑक्सीजन और कार्बन के मास का रेशियो वो कितना है? 32:12। CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो, या फिर काम करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के मास का रेशियो लिख लेते हैं, वो कितना है? 4:12 बराबर है। अब ये जो तो ऊपर में एलिमेंट लिखा है, इसका मास क्या करो? सेम मास कंबाइन करना है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहां पर इसका कितना यहां पर 16, यहां पर 32, तो सबसे पहले दोनों का क्या करो? मास सेम करो। तो यहां पर कितना कर दो? एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों जगह पे क्या हो गया? ऑक्सीजन का मास सेम हो गया। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मास का रेशियो अब निकालो। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मास का रेशियो यहां से कितना आएगा बेटा? अभी 4 और 12, 4 हाइड्रोजन और कार्बन कितना? 12। और अब देखो, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कहां से? H2O से। कार्बन कहां से? CO2 से। इनका रेशियो ये रेशियो डिवाइडेड बाय ये रेशियो, ये हाइड्रोजन कार्बन फ्रॉम CH4, तो ये रेशियो कितना आना चाहिए? 4/12 डिवाइडेड बाय 4/12, 1:1। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक काम करता हूं, एक तुम लोग को होमवर्क देता हूं, उसमें तुम लोग प्रूव करोगे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम्हारे पास मिलकर के मान लेते हैं ये बना रहे हैं H2O। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के मान लेते हैं ये बना रहे हैं NO2। और यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना रहे हैं NH, ये NO बनाते हैं, मान लो NO है, और ये है NH3। तो इन तीनों के अंदर तुम लोग, ये जब तुम्हारे पास इसके अंदर तुमको प्रूव करना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। ऐसे रेशियो निकाल करके देखोगे। एक बार पहले नाइट्रोजन का मास फिक्स करो, फिर हाइड्रोजन का मास फिक्स करो, फिर ऑक्सीजन का मास फिक्स कर करके, ऐसे अलग अलग कर करके देखोगे। ठीक है, एक तो ये करोगे, एक और दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। कार्बन और ऑक्सीजन मान लेते हैं CO2 बना रहे हैं, कार्बन सल्फर, कार्बन डाई सल्फाइड CH2 बना रहे हैं, और सल्फर ऑक्सीजन मिलकर के SO2 बना रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों के केस में भी तुम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव करोगे। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारे पास ये 2 लॉज हम लोगों ने पढ़ लिए, तो इतना काफी है। अगली क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे, ये दोनों होमवर्क करना। अच्छा, मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक चीज नहीं बताई अभी, कि आइसोटोप्स के केस में वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में स्टार करके लिख लेना कि
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिखना ये उसका एक्सेप्शन है। उसमें लिख लेना नीचे कि नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। अगर आइसोटॉप्स की बात होगी तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे देखो उसमें हमने क्या दिया था कि दो एलिमेंट्स मिलकर के अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे NO2 NO N2O3। तो नाइट्रोजन का आइसोटॉप 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो उस केस में अगर अलग अलग आइसोटॉप्स हो गए तो उनके केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसका एक एक्सेप्शन है, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमारे जो चार मेन लॉज हैं वो खत्म हो चुके हैं। अगली क्लास में गेल लुसेक्स लॉ पढ़ेंगे, तब तक के लिए पूरा पढ़ करके आना।